विश्वनाथ और इस क्लास में आपका स्वागत है। तो जो हमारी ये हिस्ट्री की क्लास 12th का जो सीरीज चल रही है उसका यह फर्स्ट चैप्टर 8 मन की अस्थियाँ जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था। तो आज हम लेक्चर 2 करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था पहले हम उसके कुछ रिविजन्स करेंगे, उसके बाद हम 2 में जाएंगे, 2 लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जाना था कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की, आकार कैसा है हड़प्पा सभ्यता का, और पुरातत्व क्या है, पुरातत्व के बारे में जाना था, ईटेमन की अस्थियाँ, ये सब पढ़े थे हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में, प्रीवियस वाला वीडियो में। और पुरातत्व उत्खनन के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि जो कोलकाता में एशियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 15 जनवरी 1784। पुरातत्व भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1861। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। और खोज कब हुई, खोज किसके समय में हुई थी, तो सर जॉन मार्शल डायरेक्टर तभी थे। और राय बहादुर सैनी जो है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखल दास बनर्जी ने की थी। तो ये सारी जो ये है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, कि पहले जो है हड़प्पा टीलों का उल्लेख चार्ल्स मेसन ने किया था। फिर जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान खुदाई किया जा रहा था तो बर्टन बंधु और बर्टन बंधु बोल सकते हैं, जैसे कि जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नामक अंग्रेज को कुछ पुरातत्व अवशेष मिले थे। तो ये सारी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। और किसने ये भी है कि किसने जुड़वा राजधानी कहा था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, तो वो पेगगढ़ था। ये सारी जो है हम लोग पढ़ के आए। तो आज जो है हम पढ़ेंगे कि आज का जो लेक्चर है हमारा सेकेंड लेक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो चलिए नए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ। चलिए, तो जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो रंगनाथ राव महोदय के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, मतलब हम देखेंगे तो पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर एवं उत्तर दक्षिण जो है वो हो जाएगा आपका 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 1100 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम हो जाएगा 1600 किलोमीटर। तो ये है हड़प्पा सभ्यता का लंबाई एंड चौड़ाई बोल सकते हैं। फिर परंतु उत्तर प्रदेश में सरायकेला, खेला आदि स्थलों की प्राप्ति से यह सीमा और बढ़ गई है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है, जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया है। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है अब वो कुछ ही समय पहले जो है हमारे वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने बताई है, पूर्व विद्वानों ने, तो वो बताई है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो जो मोहनजोदड़ो की कुल क्षेत्रफल है वो हो जाएगा हमारा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। चलिए आगे देखते हैं कि यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान से मरकाना समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक विस्तृत है। तो जो ये है विस्तृत बताया गया है कि कैसे जो है कहाँ जम्मू, उत्तर में जम्मू, फिर दक्षिण में नर्मदा नदी तट तक, पश्चिम में बलूचिस्तान और दक्षिण में नर्मदा नदी तट तक और पश्चिम में बलूचिस्तान और उत्तर पूर्व में मेरठ तक। ये जो है हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताया गया। अब हम हड़प्पा सभ्यता की जो विभिन्न नगरें हैं उसके बारे में जानेंगे कि खोज किसने की, कब की, कोई किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सारी जो है हम जानेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो अधिक पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज कब की और मोहनजोदड़ो की खोज कब की, और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है।
और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो वो सिंधु नदी के किनारे है। बहुत ही सारे बच्चों को इन दोनों में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु में है या रावी में है, ऐसे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूजन को नहीं रखना है। हड़प्पा जो नगर है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और हड़प्पा की खोज जो है 1921 में किया गया था दयाराम सहनी के द्वारा, और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। और जिला भी अगर हम देखें तो जो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में अगर जिला अगर पूछे तो माडगुमरी जिले में है और मोहनजोदड़ो लारकाना जिले में है। और 1927 में सूत का गडोर जो बलूचिस्तान में है उसकी खोज की गई थी, जो मरकान जिले में है, और एरन स्टीन ने की थी खोज। 1931 में इसी तरह चोंदड़ो की खोज हुई सिंधु नदी के किनारे। 1931-53 में रंगपुर, 1953 में कालीबंगा, 1950 में रोपड़ो, 1955 में कोटिदीज और 1957 में लोथल गुजरात। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लोथल का खोज किसने किया, तो ये अहमदाबाद गुजरात जो एक बोल सकते हैं बंदरगाह के लिए फेमस था। जो लोथल है वो बंदरगाह के लिए फेमस था हड़प्पा सभ्यता में। क्वेश्चन ही पूछा जाता है अधिक बार कि लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और किसने खोज की थी लोथल की, तो S.R. राव ने लोथल की खोज की थी। तो इम्पोर्टेंस जो है उसमें टिक लगा दिया गया है। इम्पोर्टेंस में जो हमारा होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा का एक सवाल बनता है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, मतलब भारत के किस क्षेत्र में है, तो वो राजस्थान में आता है कालीबंगा। और कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो वो सरस्वती नदी के किनारे है। और अधिक पूछा जाता है एग्जाम सब में, तो वो हो जाएगा लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। ये 3 अधिक पूछे जाने वाला सवाल है जो एग्जाम सब में रिपीट होता है। और अगर हम देख लें अगर इम्पोर्टेंट के तौर पर, तो वो बनावली और धौलावीरा ये सारे भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बनावली किस राज्य में है, तो हरियाणा में। किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। और धौलावीरा गुजरात। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट नगर्स हैं और इसमें खोज भी बताई गई है और किसने खोजा ये भी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो कि हमें यहाँ बताया कि कार्बन मेथड, अगर हम किसी भी तत्व या फिर पुरानी वस्तुओं की जो हम लोग आयु को जान जाते हैं कि ये इतना पुराना है, ये इतना पुराना नहीं है, ये इतना मतलब आपका है, ये 1000 वर्ष पुराना है, तो हम लोग ये पता कैसे करते हैं, तो ये जो हमारा पता होता है वो कार्बन विधि के द्वारा होता है। कार्बन 14 मेथड हो सकते हैं या कार्बन 14 विधि। तो कार्बन 14 विधि है क्या, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कार्बन 14 विधि है क्या, जिससे हमें पता चलता है कि ये पदार्थ कितना पुराना है, ये चट्टान कितना पुराना है। तो कार्बन जो 14 विधि है वो एक तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात शास्त्री B.F. लीवी ने की थी। B.F. लीवी ने की थी, कब की थी, तो 1946 में। जो कार्बन 14 पद्धति की खोज है वो 1946 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम सब में कि कार्बन 14 पद्धति की खोज कब हुई, तो कार्बन 14 पद्धति की खोज जो है वो 1946 में की गई थी। ये क्या है, ये एक तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति है। इसकी खोज करने वाले जो थे वो अमेरिकन थे V.S. लीवी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में रहते हैं। मतलब अगर किसी भी जीवित वस्तु में 2 प्रकार के कार्बन होते हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14, तो यही 2 कार्बन होती है जिससे हमें पता चलती है कि वो उसकी आयु कितनी है, वो कितना पुराना है। देखिए चलिए आगे देखते हैं। तो मृत्यु और विनाश की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 जो है निरंतर क्षय होने लगता है। कार्बन का अर्थ आयु की काल 5668 ± 30 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में इस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु का काल की गणना किया जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। पदार्थ में कार्बन 14 की क्षय की प्रक्रिया रेडियोधर्मित कहलाती है या कहा जाता है। तो अगर सिंपल में अगर हम देखें कि कार्बन 14 पद्धति क्या है, तो ये एक
तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है, जिसे कार्बन 14 पद्धति कहते हैं या मेथड कहते हैं। तो इसमें 2 कार्बन होता है किसी भी जीव में, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन जो 12 है वो स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 जो है वो निरंतर क्षय होता है। तो जितना अधिक कार्बन कम रहता है 14, वो उतना ही प्राचीन कहलाता है, और कार्बन जितना 14 जैसे कि कम क्षय वाला होता है वो उतना मतलब बोल सकते हैं कि प्राचीन नहीं है, मतलब हाल फिलहाल का ही है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये है कार्बन 14 विधि, और इस विधि को जो है हमें मतलब इस प्रक्रिया को, क्षय होने की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिव या फिर रेडियोधर्मित कहते हैं। तो ये थे हमारी कार्बन 14 विधि। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा पॉइंट है कि हड़प्पा से प्राप्त वस्तु। हड़प्पा से प्राप्त वस्तु, तो हड़प्पा से तो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। हड़प्पा के बहुत शहरों में बहुत प्रकार की वस्तुएं मिली है, अलग अलग प्रकार की वस्तु मिली है, जो हम इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से पुरातात्विक उत्खनन द्वारा विभिन्न पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की। इनके द्वारा प्रस्तुत की गई पुरातात्विक रिपोर्टों में इस वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर से निम्नलिखित सामग्री प्राप्त हुई है। जैसे कि हम मोहनजोदड़ो में अगर देखें तो मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बहुत उपजाऊ है, बड़ी उपजाऊ थी। इसे सिंध का बाग कहा जाता था। यहाँ 1398 मोहरे, पुजारी के सिर, मोम के सांचे, कांसे की नर्तकी, सांभंगर, सीप का पैमाना, सूती कपड़े के अवशेष, पानी के जहाज, हाथी के कपाल, सलीजीत, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहरे, दाढ़ी वाला मनुष्य की प्रतिमा, हाथी दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा आदि वस्तुएं प्राप्त हुई। तो जो मोहनजोदड़ो की जो शहर से मेन अगर हम देखें, अगर पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई हड़प्पा सभ्यता में, तो जो है वो मोहनजोदड़ो से हुआ। और ये सारी जो है इम्पोर्टेंस उतना नहीं पूछती है, लेकिन ये कांसे की नर्तकी जो है वो एग्जाम समय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी हड़प्पा सभ्यता में किस नगर से प्राप्त हुई है। और हाथी दांत का तराजू, तो ये सारी जो है वस्तुएं हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और हड़प्पा अगर बात करें तो हड़प्पा यहाँ से स्त्रियों की लघु मूर्तियाँ, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाता है, पत्थरों की शीर्ष व योनि ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रसाधन मसूदा, RH-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, लेख युक्त बर्तन, शंख के बैल, तांबे के मोहर, जौ के भूसी, मटर, तिल की खेत के प्रमाण, खरगोश के चित्र वाली मुद्रा। तो ये सारी जो है वस्तुएं हमें हड़प्पा से कही गई है। अगर हम हड़प्पा में अगर बोले कि इंपॉर्टेंट क्या है कि पूछने वाला एग्जाम समय, तो वो RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान पूछा जाता है कि कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछने वाला जो है वो है RH-37 कब्रिस्तान। अगर मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी और हड़प्पा से RH-37 कब्रिस्तान। अगर हम थर्ड में देखें कि चोंदड़ो यहाँ के मनके बनाने के कारखाने, अलंकृत हाथी, पीतल की बर्तन, लिपस्टिक, तराजू, बैल मिले। यह मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो से यह 128 किलोमीटर दूर है। और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट वस्तु है वो मनके बनाने के कारखाने, ये इम्पोर्टेंट है कि मनके बनाने के जो कारखाने हैं उनमें हमें हड़प्पा सभ्यता से कहाँ मिले हैं, तो वो चोंदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट शहर देखें लोथल, तो यह शहर जो है बंदरगाह के लिए फेमस था हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ से फारस की मोहरें, धान एवं बाजरे की खेत के प्रमाण, आटे पीसने वाली चक्की, हाथी दांत के पैमाना
मनके के कारखाने, कुत्ते के दांत, बकरी की हड्डी, 3 युगल संविधान और गोदी बंदरगाह का प्रमाण मिला। तो जो लोथल फेमस था हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के लिए, गोदी, बस हमें इसमें इतना ही पढ़ना। और अगर हम कालीबंगा में देखें तो यहाँ से अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरे, अलंकृत फर्श, तांबे के बैल की मूर्ति, लकड़ी की नाल, 9 नक्काशीदार ईंटें, मस्तिष्क शोध की बीमारी वाला कपाल और हल से जुटने के खेत के साक्ष्य एवं भूकंप की प्राचीनता प्रमाण मिली है। और बनावली में अगर हम देखें तो यहाँ से चमत्कार अंगूठी, नाक व कान की बालियां और मछली पकड़ने के कांटे, मिट्टी के खिलौने आदि जो है मिले हैं। कालीबंगा के लिए एक फेमस है कि काली रंग की चूड़ियाँ, काली रंग की चूड़ियाँ से आप कालीबंगा को याद रख सकते हैं। और ये जो है फेमस चूड़ियों के लिए था कालीबंगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में जाए, जो हमारा वो एक पॉइंट था कि शहर के बारे में, तो वो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, इतना काफ़ी है मोहनजोदड़ो के नगर के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन कौन थे, कौन कौन बने, उसके बारे में जानना है। उसके बारे में भी कुछ है तो तुरंत ही एक शॉर्ट में जान लेते हैं हम लोग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल में कलिंगम, मार्स व व्हीलर के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। इनके योगदान का उल्लेख इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर हम देखें तो कलिंगम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल एक कलिंगम थे। तो ये सवाल भी एक बनता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डायरेक्टर के प्रथम डायरेक्टर कौन थे, तो वो थे कलिंगम। आरंभिक बस्तियों की जानकारी के लिए उन्होंने चीनी बौद्ध यात्रियों के विवर्तनों का अध्ययन किया। कलिंगम की रुचि सांस्कृतिक महत्व में पुरावेश खोजने में अधिक थी। उनकी रुचि 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के एवं उनके बाद के पुरातत्व अवशेषों में भी थी। हड़प्पा के अवशेषों का विवरण ना तो चीनी यात्रियों ने किया और ना ही वे 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद के थे, इसलिए कलिंगम की रुचि के ढांचे में यह शामिल नहीं था। एक बार एक अंग्रेज ने कलिंगम को एक मोहर दी जो हड़प्पा सभ्यता की थी। उन्होंने अपनी रुचि का कालखंडन में इसे रखने की कोशिश की मगर असफल रहे। असफलता होते ही कैसे यह हड़प्पा सभ्यता काल की खोज थी। तो ये असफल रहे पर यह सफलता भी होती कैसे यह हड़प्पा सभ्यता की काल की खोज थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है यहीं से प्रारंभ हुई। अगर हम दूसरे डायरेक्टर जनरल को देखें कि जॉन मार्शल, जिसके समय में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो उसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो वो क्या है कि जॉन मार्शल 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बने। तो जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की नींव, एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। इस तारतम्य में S.N. राय ने लिखी है, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। इस प्रकार विश्व में को मेसोपोटामिया की समकालीन एक नवीन सभ्यता की जानकारी मिली। उनके कार्यों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर देखें तो भारत में कार्य करने वाली वे पहले पेशावर पुरातत्वविद थे। उन्होंने इससे पूर्व यूनान एवं कीट में काम किया था। वहाँ का अनुभव यहाँ काम आया। कलिंगम की भांति उन्होंने भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी। मार्शल की उत्सुकता दैनिक जीवन की पद्धतियाँ जानने में भी थी। उत्खनन के स्तर विन्यास का ध्यान रखना होता है। मार्शल ने स्तर विन्यास को अनदेखा करते हुए पूरे टीले में समान परिणाम वाली क्षैतिज इकाइयों का एक सूक्ष्म उत्खनन कराया। इससे पृथक स्तरों की संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष में प्राप्त सभी पुरातत्वों की समूह रूप
सामूहिक रूप में वर्गीकृत किया जाता था। इससे बहुमूल्य जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो ये सारी तो जानकारी थी वो जॉन मार्शल के लिए था। तीसरा नंबर है REM व्हिलियर 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने। उन्होंने मार्शल के विपरीत यह माना कि एक समान क्षैतिज इकाई के आधार पर खुदाई के स्थान पर टीले के स्तर विन्यास के अनुसार अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। वे सेना के ब्रिगेडियर रह चुके थे, अतः उन्होंने खुदाई में भी अनुशासन एवं परिशुद्धता पर जोर दिया। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल विभाजन के पश्चात पाकिस्तान चले गए। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय पुरातत्वविदों ने भारतीय पुरातत्व स्थलों की चिन्हित करने पर जोर दिया। कच्छ के संपन्न व्यापक सर्वेक्षण में कई बस्तियां प्रकाशन में आई। कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, हाल ही में हुई धौलावीरा की खोज इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। तो जो हमारा आज का लेक्चर है यहीं पे समाप्त होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी आगे बढ़ेंगे, जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए देखने के लिए थैंक यू। अगर हमारा लेक्चर्स इसी तरह पसंद आ रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।